और अपने LLB फर्स्ट ईयर की कॉन्ट्रैक्ट सेकंड सब्जेक्ट के अंतर्गत बेलमेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस बेलमेंट पर बात करने से पहले, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से, आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट है क्या। क्योंकि बहुत से कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बहुत से आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को अभी इस सब्जेक्ट के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं है। इसलिए पहले ये बताना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2 क्लॉज H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया। विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा कहलाता है। An agreement enforceable by law is called contract. कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज होती हैं, एक जो प्रस्ताव देती है, दूसरा जो उस प्रस्ताव को स्वीकार करती है। जिस व्यक्ति के द्वारा को प्रस्ताव दिया जाता है, जब वह उसको स्वीकार कर लेता है तो ये वचन बन जाता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा का अगर अपन अवलोकन करें तो ये स्पष्ट करती है कि एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि प्रवर्तनीय विधि एनफोर्सेबल लॉ के अधीन लागू करा सके। इसका मतलब ये एग्रीमेंट भी बहुत प्रकार के होते हैं, विशेषतः जैसे अवैध करार, इसी तरह से एक पक्षीय करार आदि आदि। कौन से करार विधि द्वारा लागू हो सकते हैं, उसके लिए धारा 10 में प्रावधान किया गया। कौन से करार संविदाएं हैं। धारा 10 कहती है ऐसे सब करार जो सक्षम पक्षकारों द्वारा कॉम्पिटेंट पार्टीज के द्वारा, दूसरा स्वतंत्र सहमति से, फ्री कंसेंट के द्वारा, तीसरा विधिपूर्ण उद्देश्य के, लॉफुल ऑब्जेक्ट, चौथा विधिपूर्ण प्रतिफल, लॉफुल कंसिडरेशन हेतु, और लास्ट विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं हो, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। सक्षम पक्षकारों के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 11, सेक्शन 12 में आप पढ़ोगे। स्वतंत्र सहमति की परिभाषा तो नहीं दी हुई, लेकिन धारा 14, 15, 16, 17 और 18 में बता रखा है कि कब सहमति स्वतंत्र नहीं है। विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए आप बात करोगे धारा 23, 24 में। विधिपूर्ण कंसिडरेशन की बात करोगे सेक्शन 25 में। और विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित में कुछ एग्रीमेंट्स जो सेक्शन 26, 27, 28, 29, 30, 36 के वायलेशन में किए गए, उनको स्पष्टली डिक्लेयर वॉइड घोषित किया है। इनको आप कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में जो भी आपको टीचर पढ़ाएगा बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत विस्तृत रूप से इसको समझाएगा।
सेक्शन पार्टीज में मतलब है कि पार्टी जो एग्रीमेंट कर रही हैं वह व्यस्त होनी चाहिए, उन पर लागू होने वाली विधि के अधीन। भारत में इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसने 18 साल की आयु प्राप्त कर ली है वो व्यस्त माना जाएगा। वो व्यक्ति जो है एग्रीमेंट करता है तो ये एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट है। अगर कोई व्यक्ति जो कि उस एग्रीमेंट से अपने हित पर पड़ने वाले प्रभाव को ड्यूरिंग टाइम ऑफ एग्रीमेंट समझने में सक्षम है तो वो साउंड माइंड व्यक्ति माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया एग्रीमेंट भी वैलिड है। अगर दोनों पार्टी जो प्रस्ताव दे रहा है, जो स्वीकृति दे रहा है, दोनों एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत है तो हम कहते हैं सहमति स्वतंत्र है। ये एग्रीमेंट जिस उद्देश्य से किया जा रहा है वो विधिपूर्ण होना जरूरी है, लॉफुल होना चाहिए। यानी जिस ऑब्जेक्ट को लेकर के अगर एग्रीमेंट किया, अगर मान लीजिए कोई पार्टी उसका पालन नहीं करता तो दूसरा उस एग्रीड पार्टी सक्षम न्यायालय में उसके विरुद्ध वाद डालने की हैसियत रखना वाला होना चाहिए। अगर उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए आप अपना मकान किसी को किराए पर देने के लिए ऑफर करते हैं, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है और आपके बीच में एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट का निष्पादन होता है, तो कल को अगर कोई पार्टी आपको तय किया गया किराया नहीं देती है, वो व्यक्ति आपको तय किया गया किराया नहीं देता तो आप सक्षम न्यायालय में मुकदमा लाकर उस एग्रीमेंट को एनफोर्स करवा सकते हो। लेकिन वही अगर आप किसी की टांग तोड़ने के लिए, किसी मर्डर कराने के लिए अगर आप किसी को कोई कंसिडरेशन देने की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ही क्या है, अनलॉफुल है। कंसिडरेशन कैसा अनलॉफुल है, ये एग्रीमेंट जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो। इससे जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है वो भी लॉफुल होना चाहिए और लॉ ने ऐसे एग्रीमेंट को एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं किया। हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी जो है पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन माने गए। कुछ एलिमेंट मिसिंग होने के बावजूद भी ये ऐसे एग्रीमेंट जो है वो लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं और उनको कानून में एक वैध मान्यता दी गई। इसी क्रम में हम आज सबसे पहले एलिमेंट टॉपिक पर बात करेंगे, उपनिधान, जिसे निक्षेप नाम दिया गया। उपनिधान को सेक्शन 148 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है कब्जा देना, टू गिव पोजेशन। इसमें माल पर स्वामित्व तो एक व्यक्ति का रहता है और कब्जा दूसरे व्यक्ति का रहता है। तो दूसरे व्यक्ति जिसका उस माल पर कब्जा है वो अपने किसी विशेष प्रयोजन के लिए माल लेता है और जैसे ही वो प्रयोजन उसका पूर्ण होता है उसको माल लौटाना होता है। सेक्शन 148 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको डिफाइन किया गया कि जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को संविदा के अधीन विशिष्ट प्रयोजन हेतु इस शर्त पर संपत्ति का परिधान करना कि प्रयोजन पूर्ण हो जाने पर माल उस व्यक्ति को या उसके द्वारा निर्देशित व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा। पार्टी जिनके बीच में इस प्रकार का संबंध है वह संबंध उपविधान कहलाता है। इस डेफिनेशन के आधार पर हम उपविधान को कुछ डे टू डे उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने कोई विशेष प्रयोजन की अपनी वस्तु किसी दूसरे को दी है, इस शर्त पे दी है कि जैसे उसका प्रयोजन पूर्ण होगा वो वापस लौटा देगा। तो जहाँ आपने वस्तु दी आप उपनीति कहलाते हैं, जिसको ये वस्तु दी गई वो उपनिदाता कहलाता है और आपके बीच का ये संबंध उपनिधान कहलाता है। जैसे
आप किराए के लिए 1 घंटे के लिए किसी व्यक्ति से, किसी दुकानदार से जो रेंट पर साइकिल वगैरह देता है उससे 2-4 रुपये या 10 रुपये पर आवर के हिसाब से 1 घंटे के लिए किराए पे साइकिल लेके गए, तो आपके और उस व्यक्ति के बीच में कौन सा संबंध बनेगा? उपनिधान। वो जिसने अपनी साइकिल दी वो उपनीति कहलाए, जो व्यक्ति देगा वो उपनिदाता कहलाएगा, और जो उसको दी गई है वो उपनीति कहलाएगा। इसी प्रकार से आप किसी सुनार को अपना सोने का बिस्किट कोई ऑर्नामेंट बनाने के लिए देते हैं, तो आप दोनों के बीच में भी उपनिधान का संबंध बनता है। इसी तरह से आप अपना कपड़ा सिलने के लिए किसी टेलर को देते हैं तो भी ये रिलेशन बनता है। डे टू डे में हजारों ऐसे संबंध हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि उपनिधान का रिलेशन स्टैब्लिश्ड होता है। इसमें मुख्य बात एक ही है कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु दे रहा है वह उस वस्तु पर से केवल अपना कब्जा छोड़ता है, मालिकाना हक नहीं छोड़ता, स्वामित्व नहीं छूटता। शर्त होती है कि जिस व्यक्ति को वस्तु दी गई है उसके प्रयोजन पूर्ण होने पर वो क्या करेगा? उस वस्तु को वापस उसको लौटाएगा। अगर स्वामित्व स्थायी रूप से छोड़ दिया जाता है तो उपनिधान का संबंध भी समाप्त हो जाता है। इसलिए इसके अंदर संबंध जो है वो अस्थायी रूप से ट्रांसफर होता है, ना कि परमानेंट रूप से। इस परिभाषा के आधार पर हम बात करें तो उपनिधान के निम्नलिखित एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट, पहला वस्तु का परिधान, डिलीवरी ऑफ गुड्स। उपनिधान के रिलेशन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि माल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कब्जे में गया हो। लेकिन कई बार हम देखते हैं कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जहाँ पर यह स्वतः सिर्फ मान लिया जाता है कि गुड्स की डिलीवरी हो गई है। जैसे इसको समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण अर्ल जेन वर्सेस निकोलस। इसमें एक व्यक्ति होटल में खाना खाने गया, बैरे ने इस व्यक्ति के रेन कोट को उतार करके पीछे कील पर लगा दिया। खाना खाने के बाद जब ये उठा तो देखा कि इसका वो रेन कोट वहाँ पर नहीं था। ये उसके खिलाफ मुकदमा लेकर आया कि मेरे और जैसे ही रेन कोट मेरा लिया वैसे ही मेरे और आप उस व्यक्ति के बीच में उपनिधान का संबंध हो गया। इसलिए होटल का मालिक, क्योंकि सर्वेंट था मेरा, इसलिए होटल का मालिक जो है वह इसको कंपनसेट करे। होटल के मालिक के द्वारा ये तर्क दिया गया कि बेलमेंट का रिलेशन नहीं बना, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर डिसाइड किया कि नहीं, जहाँ एक व्यक्ति की परिस्थितिवश जिसने वस्तु को अपने कब्जे में ले लिया तो ऐसा व्यक्ति जो है उपनीति कहलाएगा। वहाँ पर उपनिधान का निर्माण होगा और यहाँ पर कोर्ट ने जो है कंपनसेशन दिलाया। ये डिलीवरी ऑफ गुड्स दो तरीके से हो सकती है, एक्चुअल रूप से जहाँ पर वक्त रूप से वस्तु का भौतिक कब्जा दिया जाता है, दूसरा कंस्ट्रक्टिव रूप से, जैसा कि कुछ ऐसा कार्य किया जाता है जिससे लगे कि माल का कब्जा जो है वो डिलीवर कर दिया गया, जैसे माल के कागजात दे देना। ये क्या है? एक उदाहरण है कंस्ट्रक्टिव रूप से माल की डिलीवरी दिया जाने। सेक्शन 149 में भी स्पष्ट किया कि उपनिधान के लिए आवश्यक है परिधान ऐसा कुछ करने के द्वारा किया जाना चाहिए जिससे लगे कि उपनिदाता ने माल पर से अपना कब्जा छोड़ दिया और माल दूसरे व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया है। यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या बैंक लॉकर में उपनिधान का संबंध बनता है या नहीं बनता? कि बैंक लॉकर में एक्चुअली बैंक की उस लॉकर की चाबी किसके पास होती है? जो बैंक से लॉकर लेता है वही अपने समय पर जाकर बैंक से उस लॉकर को ऑपरेट करता है। बैंक को इस बारे में पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या माल रखा गया है क्या नहीं रखा गया। तो बैंक लॉकर के बारे में क्योंकि उपनिधान की परिभाषा की कहती है कि एक व्यक्ति दूसरे को कोई वस्तु उसके विशेष प्रयोजन के दे रहा है और शर्त पे दे रहा है, संविदा के अंतर्गत दे रहा है कि माल जैसे ही उसका प्रयोजन पूर्ण होगा माल लौटाया जाएगा। बैंक लॉकर के संबंध में कौन सा माल बैंक के अंदर रखा गया बैंक को इस बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए बैंक लॉकर पर यह संबंध बेलमेंट का रिलेशन नहीं बनता है।
ऐसा बैंक ऑफ लाहौर बनाम सोनलाल के मामले में बैंक ऑफ लाहौर वर्सेस सोनलाल के मामले में निर्धारित किया गया। लेकिन जहाँ पर लॉकर इस तरह से है, जहाँ पर बैंक को ये ज्ञात रहता है, उसकी चाबी भी जो है बैंक में रहती है, बैंक उसको ऑपरेट करने के लिए वो चाबी उपलब्ध कराता है, बैंक को माल के बारे में पता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उपनिधान का रिलेशन माना गया है। लेकिन धन के ऊपर उपनिधान का संबंध नहीं माना गया। धन जो आप बैंक में जमा कराते हो, वही बैंक उस धन को ही वापस लौटाने के लिए बाध्य नहीं है। जो आज रुपए की सीरियल नंबर के रुपए आप बैंक में जमा करा कराए, तो कल अगर आप बैंक से जाके पैसे निकलवाने जाओगे तो आपको वो सीरियल नंबर के रुपए मिले ये जरूरी नहीं है। इसलिए धन के मामले में उपनिधान का रिलेशन नहीं माना गया। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट ये रहा कि उपनिधान के लिए आवश्यक है कि वस्तु का परिधान होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए। डिलीवरी चाहे एक्चुअल रूप से हो चाहे कंस्ट्रक्टिव रूप से। दूसरी आवश्यकता, ये वस्तु का परिधान किसी संविदा के अंतर्गत होना चाहिए। डिलीवरी ऑफ गुड्स अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, वस्तु का परिधान संविदा के अंदर। सेक्शन 148 में स्पष्ट किया, एक व्यक्ति दूसरे को कोई वस्तु किसी संविदा के अंतर्गत दे। अगर माल संविदा के अंतर्गत नहीं गया तो सामान्यतः उपनिधान का संबंध नहीं बनता। राम गुलाम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला, इस मामले में उदाहरण एक ट्रेन सेक्टर केस है। इसमें राम गुलाम के यहाँ पर चोरी हुई, माल बरामद भी हो गया, लेकिन पुलिस के माल खाने से माल गायब हो गया। स्टेट ऑफ यूपी के खिलाफ कंपनसेशन के लिए सूट फाइल किए जाने पर कोर्ट ने निर्धारित किया कि चूंकि माल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नहीं आया, इसलिए यूपी सरकार जो है वो इसको कंपनसेट करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। लेकिन इस निर्णय की बहुत आलोचना हुई। इस निर्णय की आलोचना के बाद एक केस आया, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमन मोहम्मद। इसमें कस्टम्स डिपार्टमेंट ने कुछ माल रिकवर किया और उसको असुरक्षित रूप से रख दिया, जिसके कारण वो नुकसान, उस माल में काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ पर अब चूँकि कानून काफ़ी इलेबरेट हो चुका था, कोर्ट जो है वो काफ़ी सक्षम हो चुकी थी, कोर्ट ने जो राम गुलाम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जो मामले में निर्णय दिया था उसको उलटा और यहाँ कहा कि अगर माल कोई सुविधा के बिना भी अगर आया है और उससे उपनिधान का संबंध बन सकता है, तो यहाँ पर एक डिसाइड किया गया, एक ट्रेंड कानून में बदल गया। वो ये कि अधिकांश मामलों में उपनिधान के संबंध के लिए संविदा होनी आवश्यक है, लेकिन बिना संविदा के भी उपनिधान का संबंध बन सकता है। गुजरात राज्य स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमन मोहम्मद के इस निर्णय की पुष्टि बाद में जुबली मिल्स वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के मामले में भी कर दी गई। आज ये सुस्थापित सिद्धांत है कि अधिकांश मामलों में वेल एग्रीमेंट के लिए संविदा का होना आवश्यक है, लेकिन अगर संविदा नहीं भी है तब भी जो है उपनिधान का संबंध बन सकता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, अगर कोई व्यक्ति कोई भी वस्तु पाता है तो जैसे ही उसने माल पाया, वो माल उठाने के साथ ही उपनीति बन गया। अब उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस माल के वास्तविक स्वामी के बारे में पता करे और उसका एक वेलमेंट का संबंध स्टैब्लिश्ड हो जाता है। थर्ड आवश्यक तत्व कि माल किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जाना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य के लिए, यानी जिस व्यक्ति को माल दिया जा रहा है उसका कोई स्पेशल प्रयोजन होना चाहिए। जैसे आप घंटे भर के लिए कहीं अस्पताल जाने के लिए अपने मित्र से उसकी मोटरसाइकिल लेते हैं, तो ये रिलेशन भी क्या है, उपनिधान का रिलेशन माना गया है। चौथा, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। जो माल दिया गया है वो इस शर्त पे दिया जाता है कि जैसे ही व्यक्ति का प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा वह माल उसको लौटाना होगा।
अगर माल लौटाना नहीं है की शर्त नहीं है तो बेलमैन का रिलेशन नहीं बनता, क्योंकि मैंने अभी पहले भी कहा कि ये अस्थायी रूप से कब्जा दिया जाता है। माल पर से मालिकाना हक नहीं छोड़ा जाता, माल पर से मालिकाना हक नहीं छोड़ा जाता, माल पर केवल उपयोग करने का राइट है। और जैसे ही उसका प्रोजेक्ट पूरा होगा, प्रयोजन पूरा होगा, उसको माल या तो जिस व्यक्ति ने उसको दिया उसको या उसके द्वारा निर्देशित व्यक्ति को तुरंत लौटाना होगा। तो कुल मिलाकर बेलमैन का हिसाब में बात करें तो ये है बेलमैन कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु शर्त के अंतर्गत देता है, किसी सुविधा के अंतर्गत देता है, उसके विशेष प्रयोजन के लिए देता है, और जैसे ही प्रयोजन पूर्ण होता है उस व्यक्ति को माल को वापस लौटाना होता है। जो व्यक्ति माल दे रहा है वो उपनीति कहलाता है, जिसको माल दिया जाता है वो जो माल दे रहा है वह जिसको दिया जाता है वो उपनीति कहलाता है, जो माल दे रहा है वो उपनिदाता कहलाता है। दोनों के बीच में बेलमैन का रिलेशन इस्टेब्लिश होने के बाद हम आगे पढ़ेंगे उपनिदाता और उपनीति के कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं, जो हम अगले टॉपिक में विस्तृत रूप से उसके बारे में चर्चा करें। यहाँ पर स्पष्ट है यह है कि ये चार एलिमेंट किसी भी संविधा में है तो ये माना जाएगा कि पार्टी के बीच में उपनिधान का संबंध है।